तो क्या एक किताब सच में किसी को अमीर बना सकती है? देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से ये किताब दुनिया भर के लाखों लोगों से कुछ ऐसा ही वादा करती आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई फाइनेंशियल विजडम है या बस एक फाइनेंशियल फिक्शन? चलिए, आज हम इसी पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। इसके असर का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो काफी मुश्किल है। पूरी दुनिया में इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। तो ये किताब सिर्फ एक बेस्ट सेलर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट है जिसने पर्सनल फाइनेंस को लेकर हमारी सोच को एक नया आकार दिया है। लेकिन हर कोई इसका फैन नहीं है। जी हाँ, इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बावजूद इस किताब की उतनी ही कड़ी आलोचना भी हुई है। ये जो कोट है ना एक रेडिट यूजर का, ये साफ दिखाता है कि लोग इस किताब को लेकर कितने बटे हुए हैं। मतलब ये प्रेरणा का स्रोत है या एक खतरनाक धोखा। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को देखेंगे। शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल घटना कैसे बनी, फिर बात करेंगे रिच डैड फिलॉसफी की, जानेंगे कि इस मिथक के पीछे का असली आदमी कौन था, इसकी जो आलोचनाएं होती हैं उन पर भी बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि रिच डैड की विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक वित्तीय घटना। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, जब ये किताब पब्लिश हुई थी, और पता लगाते हैं कि ये कैसे एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। देखिए, इस किताब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार कहानी में है। ये कहानी है 2 अलग-अलग फाइनेंशियल माइंडसेट्स की। कियोसाकी इसे अपने 2 पिताओं के जरिए बताते हैं। एक तरफ है उनके अपने बहुत पढ़े लिखे पिता यानी पुअर डैड, और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के एक अमीर बिजनेसमैन पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और इस किताब का अपना सफर भी कुछ कम कमाल का नहीं है। सोचिए, 1997 में इसे खुद पब्लिश करना पड़ा था क्योंकि हर बड़े पब्लिशर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर साल 2000 में जब इसे किसी ने उठाया तो ये 6 साल से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। और इसका असर देखिए, 2017 में इसका 20वां एनिवर्सरी एडिशन भी आया। तो चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द रिच डैड फिलॉसफी। अब हम किताब की उन मेन बातों को समझेंगे, उन बेसिक आइडियाज को जिन्होंने पैसे के बारे में लाखों लोगों की सोच को ही बदल कर रख दिया। तो यहाँ पर कियोसाकी 2 बिल्कुल अलग-अलग फाइनेंशियल फिलॉसफीज को आमने सामने रखते हैं। पुअर डैड का माइंडसेट क्या था? वही ट्रेडिशनल वाला कि एकेडमिक सफलता पर जोर दो, जॉब सिक्योरिटी जरूरी है और अपनी कमाई के अंदर ही खर्च करो। वहीं दूसरी ओर रिच डैड का माइंडसेट था कि एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करो और समझदारी से इन्वेस्ट करो। और कियोसाकी का जो कमाल है ना, वो एसेट की डेफिनेशन को एकदम आसान बना देने में है। वो कहते हैं, एक एसेट, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतना सिंपल। और ठीक इसके उलट एक लायबिलिटी या देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस यही एक सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा फर्क है जो पूरी रिच डैड फिलॉसफी का बेस है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीबों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं, और मिडिल क्लास ऐसी लाइबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो एसेट्स समझ बैठता है। फिर कियोसाकी एक और जरूरी फ्रेमवर्क बताते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहला ई यानी एम्प्लॉय, मतलब आपकी एक नौकरी है और आप पैसे के लिए अपना समय देते हैं। दूसरा एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपका अपना काम है लेकिन पैसा तभी बनता है जब आप काम करते हैं। तीसरा बी यानी बिजनेस ओनर, जहां आपका एक सिस्टम है और लोग आपके लिए काम करते हैं। और चौथा आई यानी इन्वेस्टर, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द मैन बिहाइंड द मिथ, मतलब इस कहानी के पीछे का वो इंसान कौन है। अब हम इस किताब से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक की बात करेंगे कि असली रिच डैड कौन था? क्या वो सच में था भी? देखिए, सालों तक ये सवाल बना रहा, लोग पूछते रहे, जर्नलिस्ट्स पूछते रहे, क्या रिच डैड सच में कोई असली इंसान था या ये सिर्फ एक कहानी थी? और जब 2002 में स्मार्ट मनी मैगजीन के एक इंटरव्यू में रॉबर्ट कियोसाकी से ये पूछा गया तो उनका जवाब देखिए। उन्होंने कहा, आप लोग रिच डैड को हैरी पॉटर की तरह क्यों नहीं समझते? अब इस जवाब ने तो अटकलों को और भी हवा दे दी। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई।
असली रिच डैड की पहचान हुई 2009 में उनकी मौत के बाद। उनका नाम था रिचर्ड किमी और वो हवाई के एक बहुत ही सफल होटल बिजनेसमैन थे। और रिचर्ड किमी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। वो एक प्रादेशिक सीनेटर के बेटे थे, पर्ल हार्बर के बाद आर्मी में सेवा दी, एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और हवाई में बजट फ्रेंडली होटल्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक युवा रॉबर्ट कियोसाकी का मार्गदर्शन भी किया था। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, आलोचनाओं की गूंज। मतलब कियोसाकी के खिलाफ क्या-क्या तर्क दिए जाते हैं। एक बहुत ही आम आलोचना ये है, जैसा कि इस रेडिट यूजर ने कहा है, कि ये एक ऐसे आदमी का बढ़िया उदाहरण है जो लोगों को अमीर बनने के तरीके बताने वाली किताबें बेचकर अमीर हुआ है, न कि कोई ऐसा बिजनेस या प्रोडक्ट बनाकर जिससे सच में वेल्थ बनती हो। एक और गंभीर आरोप ये है कि रिच डैड पुअर डैड की कहानी गढ़ी हुई थी। जैसा कि इस यूजर ने लिखा है कि ये कहानी एक झूठ है जिसे कियोसाकी ने सच बताकर लोगों के सामने रखा। अगर किसी के लिए सच्चाई मायने रखती है तो ये एक बड़ी बात है। और सिर्फ ऑनलाइन यूजर्स ही नहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी इसकी आलोचना करते हैं। जैसे फाइनेंशियल राइटर जॉन टी रीड ने लिखा है, रिच डैड पुअर डैड मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे बेवकूफ़ी भरी फाइनेंशियल सलाह की किताबों में से एक है। इसमें कई तथ्यात्मक गलतियां हैं और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तो अगर हम सारी आलोचनाओं को एक साथ देखें तो वो कुछ इस तरह है। पहला, कि कहानी काफी हद तक मनगढ़ंत है। दूसरा, फाइनेंशियल सलाह काफी अस्पष्ट, जरूरत से ज्यादा सरल और रिस्की है। तीसरा, कि वो आम नौकरी पेशा लोगों का मजाक उड़ाते हैं। चौथा, कहानी सेल्फ हेल्प की घिसी-पीटी बातों से भरी है। और आखिरी, कि उनके सेमिनार और कोर्स को लेकर क्लास एक्शन लॉसूट तक हुए हैं। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, रिच डैड की विरासत। मतलब इसने एक मानसिकता में बदलाव को कैसे प्रेरित किया। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, फाइनेंशियल गुरु या फाइनेंशियल धोखेबाज? क्या रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने लाखों लोगों को पैसे के बारे में एक नया नजरिया दिया, या फिर वो एक धोखेबाज हैं जिन्होंने